गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज है 6 जुलाई 2021 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। हमेशा की तरह आज फिर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाले हैं जिसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है, जिनको हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो है पहले बोल रहे थे सर आप हमें बता दीजिए अगर कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन से पेपर से हमारे रिलेट होता है, कौन से पेज पे है, ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे, है ना। हर बार मैं आपको यही बात बोलता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, हमेशा जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए। आपको अपने सिलेबस का हर टॉपिक और सब टॉपिक का पता होना चाहिए। जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि मेरे एग्जाम के कौन से सिलेबस से ये रिलेट करता है। तभी आप उसका जो है ज़्यादा रेलेवेंस से उसको पढ़ सकते हो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर से आउटपुट निकाल सकते हो। देखिए, बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट न्यूज़ भी होती है एग्जाम में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो आपका सिलेबस आपको हमेशा गाइड करेगा, ठीक है। तो आज के कुछ टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे। पेज नंबर 1 पे हमारा रहेगा सीबीएसई कोविड और एग्जाम। देखिए, सीबीएसई ने अभी 12th के और 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे, है ना, 12th वाले बेसिक स्पेशली। तो क्या उसके लिए जो मैकेनिज्म निकाला गया था, देखिए इस साल जो है सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि अगले साल ना हो? अगले साल भी कैंसिल हो सकते हैं। उस टाइम के लिए भी सीबीएसई ने अभी से प्लानिंग कर ली है। तो जीएस पेपर 3 में हम लोग इसको एजुकेशन सेक्टर से कवर करेंगे, ठीक है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन वो सारा के सारा इसमें आ जाता है, स्कीम्स वगैरह, उसके अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है, जीएस पेपर 3 में। अगला जो आपका आता है वो भी पेज नंबर 1 पे ही है। 2 गर्ल्स ज्वाइनिंग आईसीएस। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस न्यूज के माध्यम से देखिए, न्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इशू होता है। तो न्यूज के थ्रू हम लोग इशू कवर करते हैं, है ना। इशू आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इशू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, न्यूज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आपको मैं पहले ही चलता हूं यहाँ पे। कोई ऐसी न्यूज जिसका ब्रॉडर इशू होता है, ब्रॉडर इंपैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, वो आपके एग्जाम में पूछे जाता है, यूपीएससी वाले एग्जाम में। चलिए, अगला जो हम लोग करेंगे दैट वुड बी ऑफ द डेल्टा वेरिएंट एंड इट्स स्टडी। कोई खास बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन जीएस पेपर 3 में हेल्थ सेक्टर से हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। अगली जो न्यूज आती है दैट इज आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन। आज की सबसे बढ़िया खबर यही है, ये एडिटोरियल है, आपके एसए में अच्छे से काम आएगा और इंटरव्यू में जबरदस्त तरीके से काम आएगा। इसको मैं किसी जीएस पेपर के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं भैया, इसको पढ़ के मेरी आंखें खुल गई। 2 बार 3 बार मैंने इसको कम से कम पढ़ा। तो इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और इसको आज की शुरुआत भी मैं इसी से करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक्स पे जाऊंगा, ठीक है। ये है हमारा ऐसे और इंटरव्यू के लिए कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में फ़र्क है, अपने इतिहास को इंडिया और चाइना कैसे डिफरेंट तरीके से देखते हैं, उसके बारे में है, बहुत शानदार। अगली जो हम लोग करेंगे कोविन एज एन ओपन सोर्स, बहुत छोटी सी न्यूज़ है, 1 मिनट की, इसके बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 और 3 में इसको हम लोग कवर करेंगे। यूएपीए और बेल, ये पहले भी हम लोग इशू कर चुके हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, जब जेएनयू के 3 स्टूडेंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी थी, ग्रांट की थी, तब इस डिटेल को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था कि यूएपी क्या होता है, क्या उसके अंदर प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। आज इसको ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। जीएस पेपर 2 में आपके पॉलिटी वाले सेक्शन से इसको कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ आती है पेज नंबर 15 पे, दैट इज अबाउट ओपेक एंड द फ्यूल प्राइसेस। ओपेक एंड द फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। तो ओपेक जो है कुछ कंट्रीज का ग्रुप होता है, और ये कैसे फ्यूल की सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको घटा सकते हैं। तो दुनिया भर में जो भी फ्यूल प्राइसेस होते हैं उसके प्राइसेस को डिक्टेट करते हैं। मोस्टली इसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज होती हैं, जो जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं। तो जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग सेक्शन को बेसिकली कवर करेंगे। जीएस पेपर 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 2 में जो आईआर वाले सेक्शन इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया यूएई वगैरह के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगला पेज नंबर 15 में हम लाएंगे न्यू रूल्स फॉर द ई कॉमर्स कंपनी। ये टॉपिक भी कंटिन्यूटी में चल रहा है काफी दिनों से। नए सरकार रूल लेके आई है ना, उसका ई कॉमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी सेक्शन से इसे हम लोग लेके जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली शुरुआत हम लोग एडिटोरियल वाले पेज से ही करेंगे, जो एसए और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट आपका काफी हो सकता है। देखिए, कुछ लोग सोचेंगे अरे सर अभी हम लोग इंटरव्यू की तैयारी क्यों कर रहे हैं, है ना, अभी वो काम नहीं है, जब इंटरव्यू आएगा तब देखा जाएगा। भैया, इंटरव्यू की तैयारी
एक पर्सनैलिटी की तैयारी होती है। और आपकी पर्सनैलिटी जिस दिन आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो ना, उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। आप कैसा सोचते हो, किसी टॉपिक के कितने डायमेंशन में सोच सकते हो, क्या उसको सोसाइटी के किस पर्सपेक्टिव से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, पहले दिन से वो आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सर पहले मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगी, फिर मैं मेंस क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगी। वो नहीं होता है। पर्सनैलिटी आपकी अभी से बनना स्टार्ट होनी चाहिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट, आपके दिमाग को खोलती है इस तरह के एडिटोरियल। चलिए देखते हैं क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? बेइज्जती। अगर मैं बिल्कुल ब्लंट लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब होता है बेइज्जती, जब आप किसी का तिरस्कार करते हो, है ना, बेइज्जती करते हो। अब यहाँ पे किसका तिरस्कार हुआ? चाइना का भी हुआ, और देखा जाए तो इंडिया का भी हुआ। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कुछ लाख ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 200-250 साल राज करके चले गए। हमारा सारा कुछ लूट लिया, यहां से हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। तो क्या हमें ह्यूमिलेशन फील हुआ? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चाइना के अंदर भी ऐसा ही हुआ। वेस्टर्न पावर्स ने चाइना के अंदर वो आए, चाइना की मिलिट्री को हराया, वहां पे उन्होंने जो है बहुत ज्यादा वायलेंस किया। चाइना को क्या बेइज्जती महसूस हुई? क्या चाइना को ह्यूमिलेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो चाइना अपनी हिस्ट्री को, कॉलोनियल बेइज्जती को, मतलब कॉलोनियल ह्यूमिलिएशन को कैसे एक्सेप्ट करता है, इंडिया उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, ये पूरा एडिटोरियली उसके बारे में है। और कैसे हमारी एक्सेप्टेंस अपनी ह्यूमिलिएशन की हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती है, ये इसके बारे में है। बहुत शानदार। चलिए देखिए, चाइना जब 1949 में, जब सीपीसी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, ये इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, इसने ये कहा, आज भी कहता है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन मतलब जो 18वीं, मतलब 19वीं जो सदी थी, मतलब 1800 के बाद से, है ना, 19वीं सदी चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, जिसमें चाइना को बार बार बेइज्जती सहन करनी पड़ी है। ऐसी कई इंसिडेंट हुए जिसे कहता है चाइना कि ये मेरी बेइज्जती हुई है, दिस इज माई ह्यूमिलिएशन। उस पूरी सेंचुरी को कहता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। जैसे ओपियम वॉर हुए, है ना, अफीम के लिए वॉर हुए, आप सबको पता, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ब्रिटेन, है ना, वहां पे ओपियम सप्लाई करता था, स्पेशली हमारे कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से इलीगल ओपियम सप्लाई करता था चाइना के अंदर। चाइना को जो यूथ है वो दिन भर जो है वो भांग पी के और ओपियम और गांजा पी के पड़ा रहता था, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, तो उनको उनको एडिक्ट बना दिया गया बाय ब्रिटिशर्स, और उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा वहां से लूट लिया गया। जब चाइना वालों ने के उनके जो राजा वाजा थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो उनके साथ वॉर किया और उनको हरा दिया। तो ब्रिटेन ने बहुत सालों तक चाइना में इलीगली ओपियम, जिसे हम लोग गांजा बोल सकते हैं, भांग बोल सकते हैं, ड्रग्स, बेसिकली इलीगल ड्रग्स हैं, वो सब किया। तो चाइना को बेइज्जती महसूस हुआ, मतलब आप अपने वो उनके लोगों को ही ड्रग्स खिला रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ओपियम वॉर जो है बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है फॉर चाइना। इतना बड़ी कंट्री होते हुए भी वो ब्रिटिश को कंट्रोल नहीं कर पाए। जापान ने जो है चाइना के ऊपर अटैक किया, और जापान की ने जो है काफी ज्यादा टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। और निंजियांग एक जगह है चाइना के अंदर जहां पे बहुत मास स्केल पे जापानीज लोगों ने मैसेकर किया। हजारों चाइनीज लोगों को मार दिया गया बाय जापानीज आर्मी, बाय जापानीज आर्मी। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिसे चाइना समझता है कि मेरी बेइज्जती हुई है इतिहास में। समझ रहे हो? चाइना इसको भुलाता नहीं है। देखिए, आपकी भी कभी ना कभी बेइज्जती हुई होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस बेइज्जती का बदला लेते हो या आप उस बेइज्जती को भूल जाते हो, है ना। कुछ लोग जैसे आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको बोल देते हैं, अरे इससे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, ये तो नाकारा है, इसके बस की बात ही नहीं है, बोलते होंगे ना। तो आप क्या उसको दिल पे लेते हो? आप उसको दिल पे लेके क्या उनको प्रूव करने की कोशिश करते हो कि मैं अब तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा या बन के दिखाऊंगी, मैं तुम्हें जो है यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ताकि अपनी वर्थ को आप प्रूफ कर सको उनकी नजरों में। यह भी तो बेइज्जती होती है। और एक दूसरा इंसान होता है जिसकी बेइज्जती होती है, वो उसको दिल पे लेता ही नहीं है, वो अपने काम में मस्त रहता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो बेइज्जती को दिल पे लेगा, उसके अंदर गुस्सा होगा, तो आप वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। देखिए, दोनों तरीके अलग अलग हैं। बेइज्जती तो कॉमन है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बेइज्जती आपकी करते हैं, जो लोग आपके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, आपको उनको प्रूफ करना चाहिए कि देखो तुम गलत हो, मैं सही हूं। इतनी मेहनत करो, इतना लड़ो अपने सपने के साथ कि उसको पूरा करके दिखाओ, और उन लोगों को दिखाओ
कि देखो मैंने अचीव कर दिया, मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया, मैं आईएएस बन गई, मैं आईपीएस बन गया, उनको दिखाओ ये चीज। एक तो ये तरीका होता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। चाइना ने यहां पे यही किया। चाइना की ने जो बेइज्जती की हुई, चाइना की जो ह्यूमिलेशन हुआ, चाइना उसको याद रखता है, भूला नहीं है। भैया चाइना ने म्यूजियम्स बना रखे हैं, बच्चों को स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि हमारा ह्यूमिलेशन हुआ था। पूरा एजुकेशन सिस्टम उसका इसके ऊपर बेस्ड है। तो एंगर है ना जो चाइना का, वो निकल के आता है। और चाइनीज जो सरकार है वो प्रॉमिस करती है अपने लोगों के साथ कि फ्यूचर में हम ये नहीं होने देंगे। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारी के सारी इस ह्यूमिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग के साथ हिस्ट्री में जो ह्यूमिलेशन हुआ उसे हम फ्यूचर में नहीं होने देंगे। चाइना की जो मिलिट्री है, चाइना का जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इसके आसपास ही घूमता है। चाइना इसको, और चाइना इसी के चक्कर में तो ऑथोरिटेरियन पार्टी है वहां पे, सिंगल पार्टी है, क्योंकि इस बेइज्जती के नाम पे चाइना लोगों के फीलिंग्स को एकजुट करता है और एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करती है वहां की सरकार। इसलिए तो वहां पे अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि वो ह्यूमिलिएशन को कल्टीवेट करता है। चाइना चाहता है कि उसके देश के लोग कभी ना भूले कि उनकी बेइज्जती हुई और उनको बदला लेना है। ये अप्रोच है चाइना की। समझ में आया सबको? अब बात करते हैं इंडिया की। अगर यही क्वेश्चन को इंडिया से पूछे कि यार तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना, ब्रिटिश लोग आए, कुछ लाखों की संख्या में थे, करोड़ों हिंदुस्तानी थे, वो आपके पास और आपको ह्यूमिलिएट करके चले गए, आपका सारा धन दौलत लूट लिया, आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, आपकी सोसाइटी को बिल्कुल खत्म कर दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया, इंडिया को बांट के चले गए। आप इस बेइज्जती को कैसे महसूस करते हो और आप इसके लिए क्या कर रहे हो? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बोलोगे? चाइना वाला एग्जांपल आपको पता है। देखिए, इंडिया का जो लेगेसी है ना, हमारी जो साइकोलॉजी है ब्रिटिश को लेके या वेस्टर्न कंट्रीज को लेके, वो गांधी जी के आइडिया के ऊपर डिपेंड करती है। आप गांधी जी को चाहे जितना मर्जी गाली दीजिए, आप उनसे अग्री करते हो या नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब के सब कहीं ना कहीं गांधी जी की जो आइडियोलॉजी से, उनकी सोच से इतना ज्यादा इंपैक्टेड हैं कि हम उनको भुला ही नहीं सकते हैं। हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि आइडिया उनका है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं या सोचते हैं। कैसे? देखिए, जब रोलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके बाद फिर वो जलियांवाला कांड हुआ था, आप सबको पता है। तो 6 अप्रैल 1919 को आया था और 30 अप्रैल को जो है जलियांवाला मैसेकर हुआ था, सबको पता है। तो रोलेट एक्ट इतना काला एक्ट था, इसको ब्लैक एक्ट डिक्लेयर किया गया था बाय गांधी जी। और गांधी जी ने कहा था कि ये रोलेट एक्ट जो इस दिन पास हुआ था, ये इंडिया का ह्यूमिलिएशन डे है। इट इज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे फॉर इंडिया। तो ये कहा किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला, समझ रहे हो? गांधी जी ने कुछ और बातें भी बोली। गांधी जी ने यह कहा, गांधी जी ने यह कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आपको ये आइडिया पता है कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, ब्रिटिश लोगों से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो गलत कर रहे हैं ना, वो मॉडर्निटी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मॉडर्निज्म का रिजल्ट है। ब्रिटिश लोगों से नफरत करने की बजाय आप उस मॉडर्निटी को और जो प्रैक्टिस लेके आए हैं उसके खिलाफ हो सकते हो। तो ब्रिटिश लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो आइडियाज हैं उनसे दिक्कत है। समझ रहे हो इस बात को? बड़ा डिफरेंस है, बहुत मैच्योरिटी चाहिए सोचने के लिए। तो इसीलिए ब्रिटिश लोगों के पर्टिकुलरली हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है। हाँ, वो जो पॉलिसी लेके आए हैं, जो ग्रीड है उनके अंदर, आप उसके लिए दूसरे सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन रिवेंज लेना हमारे बस की बात नहीं है, ना हमें लेना चाहिए। तो गांधी जी ने कभी भी इस बात को फॉलो नहीं किया कि आपको ब्रिटिशर्स लोगों को मारो। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज हैं, आप उनके अगेंस्ट में लड़ सकते हो, लोगों को बेटर आइडिया बता सकते हो, उस बेटर आइडिया के लिए लड़ सकते हो, लेकिन ब्रिटिश लोगों को मत मारिए, उनके खिलाफ कोई अपने मन में ना हेट्रेड मत रखिए। यह कहा था गांधी जी ने। आज तक इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, अगर इनको आज ब्रिटिश वीजा मिल जाए, ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाए, तो एक सेकंड भी नहीं लेंगे लेने के लिए। जबकि इतने सालों हमारे ऊपर राज करके गए और हमें ह्यूमिलिएट करके गए, फिर भी हम लोग उन उन लोगों से नफरत नहीं करते हैं ना, लेकिन चाइना करता है।
चाइना करता है। ब्रिटेन ने चाइना के, जैसे अभी हांगकांग का एग्जांपल ले लो, हांगकांग को 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ था, बाद में 97 98 में उसको वापस कर दिया गया है ना, चाइना को, हांगकांग हांगकांग को चाइना को वापस कर दिया गया। अभी चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। चाइना ने वर्ल्ड में, अफ्रीका, श्रीलंका में कई जगह पे ऐसी पोर्ट्स और जगह जो है वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले ली हैं, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूंगा, है ना। चाइना उसको भुलाता नहीं है, इंडिया वाले भुला देते हैं। इंडिया में और भी बहुत रीजन है, सिर्फ गांधी जी वाला एक रीजन नहीं है, और भी बहुत रीजन है। जैसे अपनी जो मॉडर्न रूलिंग क्लास है ना इंडिया में, जो आप ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हो, जो पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, वो भैया ब्रिटिश लोगों की ही देन है। ये सारे का सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहीं से चला रहा है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मोस्टली, जो प्री इंडिपेंडेंस थी, है ना, उनके जो लीडर्स हैं वो सब ब्रिटिश की देन है ना कहीं ना कहीं। तो आप उनसे नफरत कैसे करोगे यार, उन्होंने तो आपको राज दिया है ना, वो सारी चीजें हैं। और ये जो चीजें हैं ना, इंडियन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये ब्रिटिश की कोलैबोरेशन से ही आया है, कोलैबोरेशन से आया, उनके सिस्टम के अंदर में काम करके आया है, रादर देन उनके सिस्टम के बाहर से आया है ना। तो जिस सिस्टम ने आपको ओरिजिनेट किया है, जिसने आपको क्रिएट किया है, तो आप उस सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं जाओगे, तो कम से कम उससे नफरत तो नहीं करोगे, है ना। उसको गलत कामों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन नफरत नहीं करते हो। इंडियन ग्रेट फैमिलीज जैसे टाटा, बिरला, है ना, टैगोर, ये बड़ी बड़ी फैमिली कहां से आई है इंडिया में भैया, ये भी तो ब्रिटिश की देन है ना, सबकी सब। उसी टाइम पे ये लोग बने थे, आज ये लोग बिलीनियर्स हो गए हैं। इंडियन जो आर्मी है वो भी ब्रिटिश की देन है। आज जो इंडियन आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ब्रिटिश स्ट्रक्चर है, एज इट इज हम लोगों ने उसको अडेप्ट किया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, ये सब कहां से आया, ये भी वहीं से आया, इंडियन सिविल सर्विसेज वाला पूरा कॉन्सेप्ट। इंडियन रेलवे जो है ब्रिटिश की देन है। इंडियन जो कानून है ये पूरा ब्रिटेन की देन है। इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है पूरा ब्रिटेन की देन है। और हम इस पर प्राउड फील करते हैं, हम इस पे इससे ह्यूमिलेट फील नहीं करते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है, बल्कि इस पे प्राउड फील करते हैं। आज भी गांव में आपको लोग सुनने को मिल जाएंगे, अरे अंग्रेज जो रोड बना के चले गए, जो बिल्डिंग बना के चले गए, जो ब्रिज बना के चले गए, वो आज भी खड़े हुए हैं, जबकि आज वाली सरकार जो बनाती है वो तो 10 दिन में टूट जाता है। आप सबने सुनी होगी ना सारी चीजें। हम बल्कि इस पे प्राउड फील करते हैं, ह्यूमिलेशन तो दूर की बात है। इवन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, अगर हम लोग ह्यूमिलेशन फील करते भी हैं थोड़ा बहुत, साइकोलॉजिकली करते होंगे कभी कभी, है ना, हम लोग थोड़ा बेइज्जती महसूस होता होगा, लेकिन उसको हम दबा के रखते हैं, डिस्क्रीट रखते हैं, सरेआम नहीं बोलते हैं। हमारे पॉलिटिशियन सरेआम नहीं बोलते हैं कि ब्रिटिश ब्रिटिश ने हमारी बेइज्जती की, हमें लूट के चले गए, हमें नीचा दिखाया, हम उनसे बदला लेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं ना। अगर फील करते हैं तो मन में दबा के रखते हैं हम अपने इमोशंस को। समझ रहे हो इस बात को? चलिए, उसके अलावा जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शन से ब्रिटिश को वेलकम किया, अलग अलग रीजन से वेलकम किया। जैसे हिंदू लोगों ने उनको वेलकम किया, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे मुगल्स थे, तो जो थोड़े हिंदू थे, जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स या फंडामेंटलिस्ट, मेजोरिटी लोगों ने उनको किया, वेलकम किया, क्योंकि वो मुगल रूलर से खुश नहीं थे, बिकॉज मुगल्स वर मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर फीलिंग लिटिल बिट suffocated under the British of Mughal rule. So that is why they welcomed Britishers when they came to India. Even also welcomed दलित्स ऑल्सो वेलकम ब्रिटिश रूल। वाई? बिकॉज दलित्स जो है एक नया सोशल ऑर्डर लेके आए, जिसमें कास्ट वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। तो दलित्स लोगों को भी लगा कि अब वो हिंदूज लोगों का जो कन्फाइनमेंट है उससे फ्री हो सकते हैं, हिंदूज लोगों को लगा कि वो मुगल से फ्री हो सकते हैं। तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड लोगों ने, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, जो उन्होंने उनका स्वागत किया। जमींदार लोगों ने ब्रिटिश लोगों का स्वागत किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने उन लोगों का स्वागत किया, और उनके फ्रेंड भी रहे। तो हमारी पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ब्रिटिश का अलग अलग इंपैक्ट रहा। बहुत सारे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और बहुत सारे लोग ब्रिटिश को सपोर्ट भी करते थे, और इसीलिए बाद में हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट एक कॉमन हेट्रेड नहीं हम लोग पैदा कर पाए, है ना। और इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल जो है हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो कोई कॉमन नहीं है हमारे बीच में। और जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कॉमन हेट्रेड भी नहीं हो सकता, कॉमन ह्यूमिलेशन भी नहीं हो सकता, है ना। वो सारी चीजें समझ रहे हो। चाइना का जो ह्यूमिलेशन है वो ज्यादातर मिलिट्री डिफीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि मिलिट्री उसको हराया गया है ना। जैसे आप ओपियम वॉर की बात समझ लो, है ना, ओपियम वॉर, या फिर जापानीज इन्वेजन हुआ था, है ना। वो सारी की सारी चीजें जो हैं, तो चाइना के जो ह्यूमिलेशन है वो बेसिकली मिलिट्री से रिलेटेड है, और वही उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। और क्योंकि वहां पे जो सीसीपी है, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी है और वो मिलिट्री भी है,
इसलिए वो इसको दोनों को मर्ज करता है, और मर्ज करने के बाद लोगों की फीलिंग को एक्साइट करके ह्यूमिलिएशन का फायदा उठाता है। वो पार्टी में बना रहना चाहता है, लोगों को बार बार याद करवा के, देखो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, तुम्हारे दादा परदादाओं की बेइज्जती हुई थी, मैं उस बेइज्जती का बदला लूंगा, अगर उस बेइज्जती का बदला लेना है तो आप मेरा साथ दीजिए। इस तरह की बातें वहां पे प्रोपागेंडा पूरा चलता है। इंडिया में अलग तरह की चीजें हैं। इंडिया में जो है पॉलिटिकल वायलेंस एज कंपेयर टू चाइना काफी कम हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को, देखिए वो फैमिन वगैरह हुआ था, डेफिनेटली वो सब चीजें हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह का इंडिया में कोई खास है नहीं। हाँ, 1962 में डेफिनेटली इंडिया का थोड़ा ह्यूमिलेशन जरूर हुआ, लेकिन यहां पे भी ह्यूमिलेशन उस प्रकार से नहीं हुआ जिस तरह से चाइना का हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना में लाखों लोग मारे गए लड़ाई के दौरान, ओपियम वॉर में भी चाइना में बहुत सारे लोग मारे गए लड़ाई के दौरान। तो वहां पे सारी की सारी चीजें जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं। इंडिया में भी हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, लेकिन उस स्केल पे नहीं हुआ जिस स्केल पे चाइना में हुआ है। ठीक है, तो इंडियन ह्यूमिलिएशन की और एक थोड़ी सी यहां पे देखिए बात कर लेते हैं इंडियन ह्यूमिलिएशन की ओर। इंडियन ह्यूमिलिएशन देखिए, चाइना में ह्यूमिलिएशन से क्या हुआ, चाइना की सोसाइटी एक हो गई। इंडिया में ह्यूमिलिएशन से क्या हुआ, हमारी सोसाइटी बंट गई। उल्टा इंपैक्ट है भैया यहाँ पे। देखिए, इंडिया में जो ह्यूमिलिएशन हुआ ना, उसको उसने लोगों को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, अगेंस्ट हिंदू और मुस्लिम डिवीजन हुआ यहां पे, है ना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। इंडिया में जो ह्यूमिलेशन फील होता है मेजोरिटी लोगों को, ब्रिटिश से नहीं होता है, वो किससे होता है, प्री ब्रिटिश मुगल एरा से, दिल्ली सल्तनत से। तो हिंदू मुस्लिम्स के आगे ह्यूमिलेशन हमारे यहां पे उल्टा है, सोसाइटी को डिवाइड किया है। मेजोरिटी हिंदूज जो है ब्रिटिश रूल को ह्यूमिलेशन नहीं मानते हैं, बल्कि मुगल्स को और दिल्ली सल्तनत को मानते हैं। अब देख लीजिए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ पे हैं, हर हर जगह से हैं, साउथ नॉर्थ हर जगह से हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि मुगल्स हमारे ऊपर आए, मुगल्स ने हमारे ऊपर राज किया, मुगल्स ने हमें लूटा, इस तरह की बातें करते हैं। वो कभी ब्रिटिश का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमिलेशन है वो प्री ब्रिटिश माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम सोसाइटी के बीच में काफी डिवाइड है ह्यूमिलेशन को लेके। चाइना में ह्यूमिलेशन की वजह से लोग एक हो गए, इंडिया में ह्यूमिलेशन की वजह से लोग अलग अलग हो गए। तो दोनों जगह पे बिल्कुल अलग इंपैक्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये ह्यूमिलेशन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ह्यूमिलेशन को इंडिया वाले ज्यादा फील नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। यस, कुछ सेंस में ये अच्छा भी है। जैसे अगर हम लोग ज्यादा देखें, चाइना के अंदर ह्यूमिलेशन को लोग इतना दिल पे लेते हैं, इसलिए चाइना की सोसाइटी काफी मिलिटरलाइज हो गई है, उनके अंदर एंगर है, गुस्सा है ना। और उसी की वजह से वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी ऑथोरिटेरियन है ना। ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी वहां पे है नहीं, तो वहां पे चाइना में ज्यादा विचारों को, अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो विचार होते हैं उनको वेलकम नहीं किया जाता, उनकी सोसाइटी में उनको दबाया जाता है। इंडिया में अगर हम लोग ऐसा ही करते तो इंडिया के अंदर भी शायद डिक्टेटरशिप होता चाइना की तरह, लेकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के लिए काफी अच्छा भी है कि अलग अलग डाइवर्सिटी के, अलग अलग विचारों के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं, अग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, चाइना को ये कर देंगे, इंडियन कंपनीज, इंडियन प्रोडक्ट, है ना। अग्रेसिव नेशनलिज्म की फीलिंग कुछ सालों से इंडिया में आई है, और हम लोग बार बार विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। एडिटोरियल ये कहता है कि ये हमारी कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा है, दबी हुई ह्यूमिलिएशन ही तो है कि हिस्ट्री में हम लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, आज हम लोग विश्व गुरु नहीं हैं। अरे विश्व गुरु तो छोड़िए, आप अपने लोगों को डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, हंगर कितना ज्यादा है ना। हर जगह पे आप देख लीजिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, एजुकेशन के लेवल पे देख लीजिए, ठीक है, हेल्थ के लेवल पे देख लीजिए, ओल्ड एज लोगों की हालत देख लीजिए। हम अपने रहने वाले लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। यह कहीं ना कहीं हमारे मन में दबा हुआ ह्यूमिलेशन ही तो है ना। और पावरलेस हैं हम लोग। अपने आप को जब हम लोग देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि यार हमारे पास पावर नहीं है, हम अपने लोगों को ही डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमिलेशन फील करते हैं, डायरेक्टली उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो दबी हुई इच्छा है। हम लोग इंडिया को जो है चाइना की तरह, अमेरिका का सुपर पावर देखना चाहते हैं, जो अच्छी बात भी है, लेकिन इसे हम लोग पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे रादर देन नेगेटिव वे में लेके जाएंगे। ऐसा ना हो कि ये फीलिंग हमारी सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचा दे, है ना। इसकी वजह से लोगों के अंदर वननेस की फीलिंग आनी चाहिए, ताकि वो एकजुट होकर काम करें, है ना।
ये सारी की सारा मामला यहाँ पे है। बहुत शानदार एडिटोरियल था, मैंने थोड़ा समय इसमें ज़रूर लिया है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो डेफिनेटली आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इंप्रूव होगी, आपका ऐसे इंटरव्यू इंप्रूव होगा और सोचने का तरीका भी बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये गुपकर वाला तो हम लोग नहीं करेंगे, वो तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। कोविड की जो रिवीजन है 2020 के लिए कर दी गई है। ठीक है, जीएस पेपर 3 से हम लोग इसको करेंगे। देखिए सीबीएसई के जो एग्जाम कैंसिल हो गए थे, इन्होंने अगले सेशन के लिए मतलब 2021 और 22 के लिए भी जो है स्ट्रेटेजी बना ली है। इन्होंने कहा है कि अभी हम लोग साल में एक बार एग्जाम ना लेके साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। पहला जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है। दूसरा जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है और वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। अभी इसके बारे में प्रॉपर डिसाइड नहीं किया, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। पहला एग्जाम जो है वो 19 मिनट्स का होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का होगा। तो ये कुछ चीजें जो है यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसे? जैसे मान लो पहला पेपर आपने स्कूल में दिया, लेकिन दूसरा पेपर देने के लिए जो है आपने ऑनलाइन दिया, तो डेफिनेटली जो पेपर वन है उसको ज्यादा वेटेज देंगे। सपोज करो पहला पेपर आपने ऑनलाइन दिया और दूसरा पेपर आपने स्कूल में दिया, तो सेकंड पेपर को हम लोग ज्यादा वेटेज देंगे। हो सकता है दोनों पेपर आपने ऑनलाइन दिए हों, है ना, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जो है इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो कुछ फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे निकाला है, लेकिन सोचने की बात यह है कि सरकार अभी लंबे समय के लिए तैयारी कर रही है ना, एडवांस में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन है, क्योंकि सरकार को पता है कि कोविड-19 जो है ये बार बार आता रहेगा और बार बार ये वेव्स आती रहेंगी, बार बार लॉकडाउन लगते रहेंगे, तो एडवांस में ही तैयारी करके चलें तो बेटर है। अगली जो न्यूज़ आती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 से आती है। देखिए कुछ साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले इंडिया से 2 लड़कियां केरला से, ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ केरला वहां चली गई थी। कहाँ? अफगानिस्तान। किसको ज्वाइन करने? इस्लामिक स्टेट को, आईसिस को ज्वाइन करने के लिए चली गई थी। ठीक है, अभी वो कहाँ है? अफगानिस्तान की जेल में बंद है। इनका जो है नाम है, एक का नाम है निमिषा और दूसरी का नाम था मिली करके कुछ नाम था, मारिया। ठीक है, इनमें से एक हिंदू थी जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई, एक क्रिश्चियन थी जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई, उसके बाद चली गई आईसिस में, क्योंकि ऑनलाइन जो है इनका ब्रेन वॉश वगैरह कर दिया गया था। अभी जो है ये मैरिन और निमिषा दोनों अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। इनको वहां से लाने की बात चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट को है ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रही है, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो कह रही है कि इनको आप प्लीज़ वापस बुला लीजिए और ठीक है, इनके ऊपर इंडियन लॉ के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। तो ये एज सच कोई एक बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन एग्जाम वगैरह में कई बार एग्जाम्पल देने के आपके काम आ सकता है अगर इस डोमेन से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है। लेकिन एक बड़ा इशू जो है वो ये है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे यहाँ पे, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से एक जो स्टूडेंट है वो बीडीएस है, एक नर्स है, कोई एमबीबीएस है, कोई इंजीनियर है, वो अपनी जॉब छोड़ के इतना अवेयर होने के बावजूद भी वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं जाके। ठीक है, और ये जो ज्वाइन करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये जो प्रैक्टिस है, ये साउथ इंडिया में ज्यादा है रादर देन नॉर्थ इंडिया। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि साउथ इंडिया से ज्यादा यूथ, जबकि वहां पे ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा अवेयर हैं, वो आईसिस को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, या उन्होंने पहले किया था, रादर देन नॉर्थ इंडिया। और एक आप ये बताओगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ये देखा गया है कि डेटा से देखा गया है कि जो इलिटरेट लोग हैं या जो कम अवेयर हैं वो जो है आईसिस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कम रेडिकल हैं। पढ़े हुए लिखे हुए लोग ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, क्योंकि ये ब्रॉडर इशू है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, और आपके जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन इशू जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए ठीक है, चलिए जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जाएंगे पेज नंबर 6 के ऊपर। इसकी एक न्यूज़ थी, डेल्टा वेरिएंट वाली न्यूज़ थी, जीएस पेपर 3 में हेल्थ सेक्टर से है। एक रिसेंटली जो है सर्वे किया गया है कई जगह से, ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल में, दिल्ली के, इंडिया के, उन्होंने डेटा लिया है और डेटा लेने के बाद ये किया, 100 हेल्थ वर्कर्स के ऊपर ये डेटा लिया है और ये उन्होंने जो है या तो एक वैक्सीन लगवाई थी या दोनों वैक्सीन लगवाई थी, उसके बावजूद भी उनको इन्फेक्शन हो गया। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी, जिसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है, ये वो टर्म है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जिसमें वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ये कहा गया है। और ये ज्यादातर देखा गया है डेल्टा वेरिएंट के केस में। अल्फा वेरिएंट के केस में बहुत कम केस ऐसे आए हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वाले, तो इसका मतलब डेल्टा वेरिएंट जो है ज्यादा खतरनाक है और ये इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ था। तो डेल्टा वेरिएंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, ज्यादा फैलता है एक दूसरे के बीच में, है ना। तो
ये समस्या है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो डेल्टा जो वेरिएंट होता है, जो वायरस होता है, इस तरह से होता है ना ये वायरस, इसके बीच में यहाँ पे आरएनए होता है। इसका जो ये स्पाइक प्रोटीन होता है, जो बाद में हमारा सेल होता है, ह्यूमन सेल होता है, इसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ज़्यादा अटैच हो सकता है ह्यूमन सेल के अंदर में। तो इन्होंने ये रीज़न निकाला है। अभी इस स्टडी को प्रॉपरली स्टडी करना बाकी है, जिन्होंने ये रिसर्च की है, लेकिन फिलहाल इनका यही मानना है कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। सॉल्यूशन वही है, आप वैक्सीन लगवाइए, आप मास्क पहनिए, वो सारी की सारी चीज़ें। छोटी सी न्यूज़ थी बट ठीक है, कर लिया फिर भी हम लोगों ने इसको। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं अगले पेज पे। ठीक है, आईटी रूल्स के बारे में। आईटी रूल्स, लॉ ऑफ द लैंड, ट्विटर के बारे में बार बार हम लोग न्यूज़ कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 में आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रिसेंटली आपको पता है सरकार ने आईटी रूल्स 2021 जो है वो डिक्लेयर किया था, जिसके अंदर जो है उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर, है ना, एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, इनको अपॉइंट करना था, लेकिन ट्विटर ने उनको अपॉइंट नहीं किया। हाँ, ट्विटर ने कुछ इंटरिम किया था, अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने भैया रिजाइन कर दिया। तो अभी इंडिया में इस तरह के ऑफिशियल्स नहीं है, जबकि इंडियन कानून के अंदर ये ऑफिस जो है उनको करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ट्विटर जो है हमारे लॉ को वायलेट कर रहा है ना, हमारे आईटी रूल्स को वायलेट कर रहा है। सेक्शन 79.1 के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया था इन कंपनीज को, वो प्रोटेक्शन अभी इनसे वापस ले लिया गया है ना। तो अभी आप देख रहे हो तो ट्विटर के साथ ये झगड़ा वगैरह चल रहा है। जनरली जो सोशल मीडिया कंपनीज होती है ना, इनको प्रोटेक्शन दी जाती है कानून के अंडर, तो वो प्रोटेक्शन तभी तक रहती है जब तक आप कानून को फॉलो करते हो। तो ट्विटर हमारे कानून को फॉलो कर नहीं रहा है। ट्विटर कहता है कि यार देखो, मुझे ये प्राइवेसी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पता ही है कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट को भी जो है हैक वो बंद कर दिया गया था। शशि थरूर के अकाउंट को भी जो है वो बंद कर दिया गया था। आपको इस सारी चीज़ों का पता है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो आती है वो जीएस पेपर 2 और 3 से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, कोविन जो है, जहां पे आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको पता है ये एक मोबाइल ऐप भी है, आप जिसको आरोग्य धाम के आयुष्मान भारत के अंडर में भी इसको करते हैं हम लोग, और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके अंडर भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो कोविन एक रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप है जो हम लोग करते हैं, और काफ़ी सक्सेस हुआ है, क्योंकि कोविड के थ्रू इसके वेबसाइट के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, अपने लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करवा सकते हो, है ना। आपको कौन से सेंटर में वैक्सीन ले सकती है, कौन सी वैक्सीन आपको मिली है, किसने आपको वैक्सीन दी है, हर डिटेल आपको जो है वहां पे मिलती है। तो इतना शानदार तरीका है ये, तो दुनिया भर भी इसको अडॉप्ट करे। बहुत सारे लोगों ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूरोपियन कंट्रीज ने कोविन के हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है। तो अभी मोदी जी ने कहा है कि कोविन वाला जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको हम ओपन सोर्स रखेंगे। दुनिया की कोई भी कंट्री में कोई भी इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता है, इसके कोड्स का यूज़ कर सकता है, और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। तो इंडिया ने ये दुनिया को बताया है, ठीक है, कि आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड में कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी ऐप बना सकता है, इस तरह से है वो कुछ। तो इसका जो जो कोड था वो हम लोग दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है यूएपीए से। पहले डिटेल में हम लोग इसको कर चुके हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इंडिया के अंदर है भैया। इस टाइम इंडिया में जो एंटी टेररिस्ट लॉ है, ये सबसे ऊपर है, उसमें एंटी टेररिस्ट लॉ है इंडिया के अंदर, है ना। तो जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये उसके अंदर इनको चार्ज करता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात वो ये है कि अगर आपको यूएपीए के अंडर में अगर आपके ऊपर केस चल गया, तो भैया आपको बेल नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं बेल के लिए। तो यूएपी के अंडर बेल एक्सेप्शंस हैं, बहुत कम, हजारों केस में एक आधे बंदे को बेल मिलती है, सबको बेल नहीं मिलती है। और एक बार यूएपी के अंदर आप चार्ज हो गए तो मतलब आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, रिसेंटली जो केस था वो किसका था? वो स्टैन स्वामी का था। अभी जिसको पता, मुझे कल जिनकी डेथ हो गई है ना, उनका केस था, उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ था और इनको बेल नहीं मिला। लेकिन आपको ये पता है कि रिसेंटली जेएनयू के 3 स्टूडेंट को जो है वो बेल दे दिया गया था, है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के 3 स्टूडेंट को बेल दे दिया था, वो भी यूएपीए के अंडर ही चार्ज थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस यूएपी के अंदर पूरे को इसको क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि यहाँ पे जो टेररिस्ट की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा वेग है इस कानून के अंदर में। इसलिए आप बता नहीं सकते कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि देवांगना कलिता, नताशा और इकबाल को बेल दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि ये काफी वेग है। यूएपीए के अंडर में जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो भी बहुत वेग है, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है। तो आप वो सारी सारी चीजें करिए। तो ये कुछ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि जो यूएपी के अंदर हम लोग जो बेल देंगे, वो बेल जो है एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को लगता है, प्राइमा फेशिया मतलब लगता है कि ये आदमी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है,
तो आप उसको बेल नहीं दोगे। सिंपल सा रूल है। मतलब एविडेंस तो बाद की बातें हैं, एविडेंस तो बाद की बात है। अगर सरकार को लगता है कि प्राइमा फेसिया बोलते हैं उसको, प्राइमा फेसिया, कि ये आदमी इन्वॉल्व है, तो आप उसको यूएपी के अंदर डालोगे, उसको डिटेन करोगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है उसको बेल नहीं दोगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है। ठीक है। स्टैन स्वामी के साथ साथ एक और आदमी था जिसका नाम था राव। ठीक है, एल्गार परिषद केस में, क्योंकि आपको पता है बेंगलुरु के अंदर जो दंगे हुए थे, ये जो वरावरा राव हैं, ये पोएट हैं, तेलुगु पोएट हैं। बेंगलुरु के अंदर कुछ राइट्स हुए थे जिसके अंदर दोनों को पकड़ा गया था, दोनों के ऊपर यूएपी लगा दिया गया था। राव की उम्र जो है 80 साल है, स्वामी जी की उम्र जो है 84 ईयर्स थी। स्वामी जो थे ये एक प्रीचर थे, मतलब फादर थे चर्च के अंदर। तो स्वामी को बेल नहीं दी गई। बार बार इनको हेल्थ इशू भी हो रहे थे, इनको कोविड भी हो गया था, इनको पार्किंसन डिसीज भी था, लेकिन राव को बेल दे दी गई। राव को बेल दी गई क्योंकि वो भी बीमार थे, तो सेम रूल इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो पाया। तो ये कुछ यहाँ पे सेक्शन 43D5 है यूएपीए का। इतना ज़्यादा हम लोगों को कानून की जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो इशू यही है कि यूएपीए जो एक्ट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्टेट को ज़्यादा पावर देते हैं, है ना, सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। और अगर आप इसके अंदर में चले गए तो आपके को बेल नहीं मिलेगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग 2-2 3-3 साल 5-5 साल भी उनके ऊपर बिना किसी केस के वो जेल में बंद पड़े रहते हैं अंडर यूएपीए एक्ट। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, जिसका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे यूएपी के बारे में हम लोग ने डिटेल में किया था, आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये कोई करने वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूं कि भैया पाकिस्तान के अंदर भी जो है टेररिज्म अटैक होते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे नाम दिया है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। अभी ये अफगानिस्तान में बेस्ड है, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लड़ता है, चाइना के अगेंस्ट में लड़ता है। ठीक है। बस यही है मामला कि चाइना के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, तो भैया उनके ऊपर भी अटैक होता रहता है। तो देखते रहते हैं फ्यूचर में डेफिनेटली पाकिस्तान में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोबारा से एक्टिव हो रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है ना। ओपेक कंट्री है, ओपन एक 13 कंट्रीज का ग्रुप है। इनको कहा जाता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं मोस्टली, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह हैं, जो जो ज़्यादातर तेल सप्लाई करती हैं। दुनिया का 60 से 70% जो ऑयल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो जब ये लोग तेल की सप्लाई को कम कर देते हैं तो दुनिया भर में तेल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। जब ये तेल की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो प्राइस कम हो जाता है। अभी के समय में इन्होंने तेल की सप्लाई को कम कर रखा है, समझ रहे हो, प्रोडक्शन को कम कर रखा है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। कम क्यों किया था? क्योंकि कोविड 19 के टाइम पे दुनिया भर में डिमांड कम हो गई थी, इसलिए इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया था, तो प्राइस ज़्यादा हो गए थे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं। इंडिया इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ भैया प्रोडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि मेरे यहाँ पे तेल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो तेल का प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो इंडिया इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जो तेल का प्राइस है वो 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा चला गया है। हालांकि एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंडिया में जो तेल का प्राइस बढ़ा है उसके पीछे प्रोडक्शन तो एक रीजन है ही, उसके अलावा जो टैक्स है ना, सेंट्रल सेल्स स्टेट्स टैक्स हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में तेल के प्राइस ज्यादा होने का। इसके लिए हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दूंगा कि इंडिया में तेल का प्राइस बढ़ने का रीजन क्या है। आप वो वीडियो जाके भी जरूर देखें। ठीक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्स भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। तो बस उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओपेक से, भैया ऐसा मत करो, लेकिन वो अभी मान ही नहीं रहे हैं। देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी जो है, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो है नए रूल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे, जिसके अंदर ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कुछ हम लोगों ने रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे। कुछ रूल देखिए, आपको एक दो मैं बता देता हूँ, हालांकि पहले भी हम इसको कर चुके हैं। कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजोन वगैरह होती हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, फ्लैश सेल्स के ऊपर बैन लगा दिया। पहले लोग सेल्स लगाते थे ना, एक दिन की सेल्स लगाते थे, $1 बिलियन सेल लगाते थे, 1 बिलियन सेल लगाते थे। उस तरह की फ्लैश सेल्स को नए रूल्स के अंडर हम लोगों ने बैन कर दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं, आप सेलर्स की डिटेल दोगे। अगर मान लो आपने को वहाँ से मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है और बाई चांस आपकी तरफ मोबाइल नहीं पहुँचता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? अमेजोन जिम्मेदार होगा। आज के बाद, आज से पहले अमेजोन जिम्मेदार नहीं था, सेलर जिम्मेदार था।
तो इस तरह के कुछ रूल्स जो है वो आईटी कंपनीज के ऊपर लगा दिए गए हैं। आईटी कंपनी जो है वो सरकार को कह रही हैं कि ये रूल्स आपने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि आप इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो। ठीक है। इंडिया के भी जो ई कॉमर्स कंपनी है वो भी इसको अपोज कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह। लेकिन ये डिस्कशन इनके बीच में चल रहा है। सरकार कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती हूं। लेकिन ये कंपनी कहती है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, हम कंज्यूमर को चॉइस दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की, लेकिन आप उस चॉइस को वापस ले रहे हो, है ना। तो ये कुछ कहानी यहाँ पे थी इन ई कॉमर्स कंपनीज की। ठीक है। तो बस यही था आज की कहानी। तो अब देख लेते हैं ये टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। सीबीएसई वाला टॉपिक कर लिया, गर्ल्स वाला कर लिया, डेल्टा वेरिएंट कर लिया, ओपेक कर लिया है, यूएपीए कोविन वाला, और ये न्यू रूल्स फॉर द ई कॉमर्स कंपनीज। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली हम लोग आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं, हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों पढ़ते रहिए आप लोग ना, पढ़ते रहिए। कभी कभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती हैं, कभी कभी नहीं भी आती हैं, वो कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी रखिए, आप दुनिया से अवेयर रहोगे, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, आप अपने एग्जाम का जो सिलेबस है काफ़ी कुछ यहाँ से कवर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।